भारतीय राजनीति में ना अक्सर ये सुनने को मिलता है कि फलां विधायक ने पार्टी बदल ली और सरकार पर संकट आ गया। हाँ बिल्कुल। ये जो विधायकों का बार बार पार्टी बदलना है, जिसे मतलब हॉर्स ट्रेडिंग तक कह दिया जाता है, क्या ये लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक है? और इसे रोकने के लिए क्या हमारे पास कोई संवैधानिक व्यवस्था है? बिल्कुल है। और देखिए, यही आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी है। हम बात कर रहे हैं भारत के दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, ये कानून कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया हो। 1985 में आया था ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए, और इसके लिए संविधान में एक पूरी नई अनुसूची, 10वीं अनुसूची वो जोड़ी गई थी। अच्छा, 10वीं अनुसूची। हाँ, तो ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि क्यों और कैसे ये कानून बना, और क्या ये वाकई उन समस्याओं का हल निकाल पाया जिनके लिए इसे लाया गया था। तो आज का हमारा एक तरह से मिशन यही है कि इस कानून की परतों को खोलें, समझें कि ये कानून असल में है क्या, जरूरत क्यों महसूस हुई इसकी, ये काम कैसे करता है, मतलब सदस्यों को अयोग्य पैसे ठहराया जाता है, क्या इसमें कोई बचाव के रास्ते भी हैं, फैसला कौन लेता है इस पर, और फिर वक्त के साथ इसमें क्या बड़े बदलाव आए, खासकर वो जो 2003 का 91वां संशोधन था। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत हमें मिले दस्तावेज anti-defection-law.pdf के अंशों पर आधारित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी बारीकियों को समझना। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस कानून की नौबत आई ही क्यों। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, शुरू में समस्या थी राजनीतिक अस्थिरता की। मतलब 70 और 80 के दशक में ये बहुत ही आम हो गया था कि विधायक या सांसद चुनाव जीत गए और उसके बाद अक्सर कोई मंत्री पद या किसी और निजी फायदे के लालच में अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, वो आयाराम गयाराम वाली कहावत तो इसी दौर की देन है ना। हाँ। हरियाणा की राजनीति से निकली थी शायद। बिल्कुल बिल्कुल वही। ये तो मतलब सरकारों को खिलौना बनाने जैसा था एकदम। बिल्कुल। तो इसी आया राम गया राम की जो संस्कृति बन गई थी, उसी पर रोक लगाने और ये जो राजनीतिक अवसरवादिता थी उसको कम करने के लिए 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाया गया। अच्छा। जिसे हम आम भाषा में दल बदल विरोधी कानून कह देते हैं। अच्छा। इसने संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी, और इसका जो घोषित उद्देश्य था वो था भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करना और ये जो अनैतिक दल बदल हो रहा है उस पर अंकुश लगाना। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने इसे पेश करते हुए कहा भी था कि यह सार्वजनिक जीवन को स्वच्छ बनाने की दिशा में एक पहला कदम है। इरादा तो नेक लगता है सुनने में, पर यह कानून काम कैसे करता है असल में? मतलब सदस्यों को अयोग्य ठहराने के नियम क्या हैं? देखिए, 10वीं अनुसूची आना अलग अलग तरह के सदस्यों के लिए अयोग्यता के नियम तय करती है। सबसे पहले और जो सबसे आम मामला है वो है राजनीतिक दलों के सदस्यों का। हाँ। किसी पार्टी के टिकट पर चुना गया सदस्य 2 मुख्य आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला, अगर वो स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। अच्छा, स्वेच्छा से। अब ये स्वेच्छा से छोड़ने का मतलब सिर्फ इस्तीफा देना है या इसमें कुछ और भी शामिल है? ये बहुत अहम नुक्ता उठाया आपने। अदालतों ने इस पर कहा है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना सिर्फ वो कागजी इस्तीफा देने तक सीमित नहीं है। अच्छा। अगर किसी सदस्य का आचरण, जैसे मान लीजिए वो सार्वजनिक रूप से अपनी ही पार्टी की आलोचना कर रहा है या विपक्षी दल की गतिविधियों में शामिल हो रहा है, मतलब उसका बर्ताव ऐसा दिखाता है कि उसने पार्टी से नाता तोड़ लिया है, तो भी इसे सदस्यता छोड़ना माना जा सकता है। तो बर्ताव भी मायने रखता है। बिल्कुल। और दूसरा आधार है पार्टी व्हिप यानी व्हिप का उल्लंघन। व्हिप मतलब पार्टी का जो निर्देश होता है वोटिंग वगैरह के लिए? हाँ बिल्कुल। अगर कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी द्वारा जारी किसी निर्देश यानी व्हिप के विपरीत वोट करता है या फिर वोटिंग के समय एब्सेंट रहता है, गैर हाजिर रहता है, तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। हालांकि इसमें एक बचाव जरूर है कि अगर उसने ऐसा करने से पहले पार्टी से परमिशन ली हो, इजाजत ली हो, या फिर पार्टी ने उसके इस कदम को वोटिंग के 15 दिनों के अंदर माफ कर दिया हो। अच्छा, 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। हाँ, अगर ये दोनों बातें नहीं है तो व्हिप का उल्लंघन अयोग्यता का आधार बन सकता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टी लाइन ही सबसे ऊपर है। विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की राय या मान लीजिए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट नहीं कर सकता अगर वो पार्टी लाइन से अलग जा रही हो। देखिए, ये इस कानून का शायद सबसे विवादास्पद पहलू है और इसकी आलोचना का मुख्य बिंदु भी यही है।
कानून का तर्क तो स्थिरता और पार्टी अनुशासन का है। डिसिप्लिन, हाँ। लेकिन जो आलोचक हैं वो यही कहते हैं कि ये विधायक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो उसकी प्रतिनिधित्व की भूमिका है उसको सीमित करता है। हम इस पे आगे और बात करेंगे जरूर। हाँ, जरूर। पहले बाकी सदस्यों के नियम देख लेते हैं। ठीक है। निर्दलीय सदस्यों के बारे में क्या है? इंडिपेंडेंट मेंबर्स। हाँ, निर्दलीय सदस्य यानी इंडिपेंडेंट मेंबर जो किसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे नहीं चुने गए हैं, अगर वो चुनाव जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो वे सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएंगे। अच्छा, यानी उन्हें निर्दलीय ही रहना होगा। बिल्कुल, उनका निर्दलीय रहना जरूरी है। और मनोनीत सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं, उनके लिए क्या अलग है? मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स, उनके लिए नियम थोड़ा सा कह सकते हैं लचीला है, पर एक समय सीमा के साथ। अच्छा। अगर कोई मनोनीत सदस्य सदन में अपनी सीट लेने की तारीख से 6 महीने बीत जाने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वो अयोग्य हो जाएगा। 6 महीने के बाद? हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके पास सीट लेने के बाद शुरुआती 6 महीने का वक्त होता है। इस दौरान वे चाहें तो किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। अरे, ये तो दिलचस्प है। मतलब मनोनीत सदस्य को 6 महीने की छूट है, जबकि निर्दलीय को कोई छूट नहीं है चुनाव के बाद। खैर, ये तो हुए अयोग्यता के नियम। क्या इनसे बचने का भी कोई रास्ता है? मतलब कोई अपवाद है इसमें? हाँ है। कानून में 2 मुख्य स्थितियां बताई गई हैं जहां दल बदल के आधार पर अयोग्यता लागू नहीं होती। पहला है विलय यानी मर्जर। हाँ, अगर किसी सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है तो उस विलय के तहत जाने वाले सदस्य अयोग्य नहीं माने जाएंगे। विलय मतलब कुछ सदस्य चले जाएं तो हो गया? नहीं, यहाँ एक बड़ी शर्त है। विलय तभी कानूनी माना जाएगा जब मूल पार्टी के कम से कम 2/3 2/3 विधायक या सांसद इस विलय के लिए सहमत हों। 2/3 यानी काफी बड़ा हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। यानी ये एक सामूहिक फैसला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ लोग अलग गुट बना लें। तो ये तो वही बात हो गई कि थोक में दल बदल को इजाजत है पर खुदरा में नहीं। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है और ये आलोचना का एक बिंदु भी रहा है। इस पर बात करेंगे। अच्छा, दूसरा अपवाद है सदन के पीठासीन अधिकारी के लिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे स्पीकर या चेयरमैन। हाँ, बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद सभापति। अगर कोई सदस्य इनमें से किसी पद पर चुना जाता है तो वो पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ सकता है। अच्छा। और जब वो पद पर नहीं रहता तो वापस अपनी पार्टी में शामिल भी हो सकता है। इस दौरान उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ये तो जरूरी भी लगता है ताकि स्पीकर या चेयरमैन निष्पक्ष रह सके। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने विलय की बात की, मर्जर की। पहले तो शायद विभाजन यानी स्प्लिट का भी कोई प्रावधान था ना इसमें? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। जो मूल 10वीं अनुसूची थी उसमें एक प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी में विभाजन यानी स्प्लिट होता है, हाँ, यानी उसके कम से कम 1/3 1/3 सदस्य अलग होकर नया गुट बना लेते हैं तो उन सदस्यों पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 1/3? हाँ, लेकिन इस 1/3 वाले नियम का सच कहें तो जबरदस्त दुरुपयोग हुआ। अच्छा, कैसे? छोटे छोटे गुट बनाकर दल बदल को जायज ठहराया जाने लगा। इससे तो अस्थिरता और बढ़ गई, कम होने के बजाय। तो फिर इसका क्या हुआ? इसे बदला गया? हाँ, बिल्कुल। इसी समस्या को देखते हुए 2003 में जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसके जरिए इस विभाजन वाले अपवाद को पूरी तरह से हटा दिया गया। अच्छा, हटा ही दिया? जी हाँ, पूरी तरह से। अब दल बदल से बचने के लिए सिर्फ विलय यानी मर्जर का ही रास्ता है, जिसके लिए 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। विभाजन के नाम पर दल बदल अब संभव नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कदम था कानून को सख्त बनाने की दिशा में। ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये फैसला कौन करता है कि कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य है या नहीं? मतलब क्या प्रक्रिया है इसकी? दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला करने का जो अंतिम अधिकार है वो सदन के पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। स्पीकर या चेयरमैन? हाँ, लोकसभा में स्पीकर,
राज्यसभा में सभापति और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में उनके संबंधित अध्यक्ष या सभापति। तो क्या पीठासीन अधिकारी अपनी मर्जी से कभी भी किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं या कोई शिकायत करनी पड़ती है? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। प्रक्रिया ये है कि पीठासीन अधिकारी दल बदल का मामला तभी उठाते हैं जब उन्हें सदन के किसी अन्य सदस्य से इस बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलती है। अच्छा, शिकायत जरूरी है। हाँ, और शिकायत मिलने के बाद पीठासीन अधिकारी को सदस्य को जिसके खिलाफ शिकायत है अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना होता है। मतलब जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, उनका पालन करना होता है। वो चाहे तो मामले की जांच के लिए इसे सदन की विशेषाधिकार समिति, कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस को भी भेज सकते हैं। मतलब ये एक तरह की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कोई मनमाना फैसला नहीं। ठीक है। और अगर सदस्य पीठासीन अधिकारी के फैसले से सहमत ना हो तो क्या उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? ये एक बेहद अहम सवाल है और इस पर काफी कानूनी बहस हुई है। जो मूल कानून था 10वीं अनुसूची, उसमें तो ये लिखा गया था कि पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होगा और उस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। मतलब जुडिशियल रिव्यू पर रोक थी। अच्छा, रोक थी पहले। हाँ, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया कि होतो होलोहन बनाम जाचिल्लू मामला। कि होतो होलोहन केस। हाँ। सुना है। इसमें क्या कहा कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूची के उस हिस्से को असंवैधानिक करार दिया जो न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगाता था। अच्छा। कोर्ट ने माना कि पीठासीन अधिकारी जब दल बदल कानून के तहत फैसला लेते हैं तो वो एक ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण की तरह काम करते हैं और भारत में ट्रिब्यूनल के फैसलों की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकते हैं। इसलिए अब पीठासीन अधिकारी के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन हाँ, कुछ सीमित आधारों पर ही, जैसे कि क्या फैसला दुर्भावना, मैलाफाइडी से लिया गया, क्या नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ, या क्या ये फैसला पूरी तरह से विकृत, परवर्स या बिना सबूतों के है। यानी अदालतों का दरवाजा तो खुला है, लेकिन वो फैसले की मेरिट में ज्यादा दखल नहीं देती, बस प्रक्रिया और नियत देखती है मोटे तौर पर। हाँ, कुछ ऐसा ही। पर यहाँ एक सवाल फिर उठता है, पीठासीन अधिकारी तो खुद किसी न किसी राजनीतिक दल से होते हैं, क्या उनसे निष्पक्ष फैसले की उम्मीद की जा सकती है इस तरह के संवेदनशील मामले में? ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और इस पर लगातार बहस होती रहती है। कि होटो होलोहन मामले में भी ये दलील दी गई थी कि पीठासीन अधिकारी में ये शक्ति देना गलत है क्योंकि वो राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तब इस आधार पर पीठासीन अधिकारी की भूमिका को रद्द नहीं किया था, शायद ये मानते हुए कि ये संसद या विधानमंडल का एक तरह से आंतरिक मामला है। लेकिन ये आलोचना आज भी जिंदा है कि क्या ये भूमिका किसी बाहरी ज्यादा स्वतंत्र निकाय जैसे शायद चुनाव आयोग या किसी विशेष ट्रिब्यूनल को सौंपी जानी चाहिए। इस पर विचार होता रहता है। ये दिलचस्प बहस है। चलिए अब जरा इस कानून का पूरा लेखा जोखा देखते हैं। मतलब इसके क्या फायदे गिनाए जाते हैं और इसकी क्या आलोचनाएं होती हैं, पक्ष और विपक्ष क्या है? फायदों की बात करें तो सबसे प्रमुख तर्क यही दिया जाता है कि इसने राजनीतिक स्थिरता बढ़ाने में कुछ हद तक मदद की है। हाँ, वो आयाराम गयाराम वाली प्रवृत्ति पे लगाम लगाने की कोशिश। पार्टियों को तोड़ने की प्रवृत्ति पर कुछ हद तक रोक लगी है, ऐसा माना जाता है। दूसरा, ये पार्टियों के विलय, मर्जर के जरिए विधायिका में पार्टियों के लोकतांत्रिक पुनर्गठन को एक रास्ता देता है। तीसरा, ये भी माना जाता है कि इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार कुछ कम होता है और बार बार चुनाव कराने के खर्चे से भी बचाव होता है। और चौथा, एक और बात है कि इसने पहली बार राजनीतिक दलों को संविधान में एक तरह की औपचारिक मान्यता दी। ठीक है, ये तो हुई इसके पक्ष में तर्क, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल है, और वो भी बहुत मजबूत तर्क है। सबसे बड़ी और बुनियादी आलोचना जो की जाती है वो ये है कि यह कानून असहमति यानी डिसेंट और दल बदल यानी डिफेक्शन के बीच कोई फर्क नहीं करता। अच्छा। मतलब ये एक विधायक के अपनी पार्टी की नीतियों से ईमानदारी से असहमत होने और शायद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने के अधिकार को पूरी तरह खत्म कर देता है। जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं, ये स्पष्ट रूप से पार्टी बॉसवाद को ऊंचे पायदान पर रखता है और पार्टी अनुशासन के नाम पर पार्टी की तानाशाही को मंजूरी देता है। यानी विधायक सिर्फ अपनी पार्टी का एक रबर स्टैम्प बनकर रह जाता है, अपनी कोई सोच नहीं रख सकता।
काफी हद तक यही चिंता जताई जाती है। दूसरी आलोचना, जो पहले वो विभाजन वाले प्रावधान के समय ज्यादा मुखर थी, वो ये थी कि ये व्यक्तिगत दल बदल को तो रोकता है, लेकिन सामूहिक दल बदल को पहले विभाजन और अब विलय के जरिए एक तरह से मान्यता दे देता है। हाँ, वो थोक बनाम खुदरा वाली बात। बिल्कुल। तब कहा जाता था कि इसने खुदरा दल बदल पर रोक लगाई और थोक दल बदल को वैध कर दिया। हालांकि विभाजन का प्रावधान अब हट गया है, पर वो जो 2/3 विलय वाला नियम है, वो भी सवाल खड़े करता है कि क्या ये वाकई सिद्धांत पर आधारित है या सिर्फ संख्या बल का खेल बनकर रह गया है। और क्या कमियां बताई जाती हैं इसकी? एक ये कि ये कानून सिर्फ सदन के अंदर के आचरण जैसे वोटिंग या सदस्यता छोड़ने पर ही लागू होता है। विधायिका के बाहर अगर कोई पार्टी विरोधी गतिविधियां करता है तो पार्टियों से निकाल सकती है, पर उसका इस कानून के तहत सदस्य की अयोग्यता पर सीधा असर नहीं पड़ता। अच्छा। इसके अलावा वो जो निर्दलीय सदस्य और मनोनीत सदस्य के बीच व्यवहार में अंतर है कि एक चुनाव के बाद पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, दूसरा 6 महीने तक कर सकता है, ये भी कुछ अतार्किक सा लगता है। हाँ, ये बात तो है। और जैसा हमने पहले भी चर्चा की, पीठासीन अधिकारी की भूमिका पर लगातार सवाल उठते हैं, उनकी निष्पक्षता पर संदेह, और कभी-कभी ये भी कि क्या उनके पास इस तरह के न्यायिक निर्णय के लिए आवश्यक विशेषज्ञता या अनुभव होता है। यहाँ तक कि लोकसभा के 2 बहुत सम्मानित पूर्व अध्यक्षों रवि रे जी 1991 और शिवराज पाटिल जी 1993 ने भी सार्वजनिक रूप से दल बदल मामलों पर फैसला करने में अपनी कठिनाई और असहजता जाहिर की थी। ये तो काफी गंभीर मुद्दे हैं जो इसकी आलोचना में उठाए जाते हैं। शायद इन्हीं सब वजहों और अनुभवों के चलते 2003 में वो 91वां संशोधन लाना पड़ा होगा। उसके पीछे क्या मुख्य सोच थी और उसने क्या ठोस बदलाव किए? बिल्कुल। 2003 तक आते आते ये साफ हो गया था कि 1985 का जो कानून था वो उम्मीद के मुताबिक उतना प्रभावी नहीं हो पाया है। खासकर 10वीं अनुसूची का वो विभाजन वाला प्रावधान, स्प्लिट वाला, जो 13 सदस्यों वाला नियम था, वो तो दल बदल का सबसे आसान रास्ता बन गया था और सरकारों को अस्थिर करने का एक बड़ा जरिया बन गया था। अच्छा, उसका दुरुपयोग हो रहा था बहुत ज्यादा, तो उसे हटाने की मांग जोर पकड़ रही थी। और क्या इस पे कोई समितियां वगैरह भी बनी थी जिन्होंने इस पर गौर किया हो? हाँ, कई उच्च स्तरीय समितियों ने इस पर विचार किया था। जैसे 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति थी चुनाव सुधारों पर, फिर 1999 में आई विधि आयोग लॉ कमीशन की 170वीं रिपोर्ट थी, और 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बना था, NCRWC। NCRWC, हाँ। इन सभी ने उस विभाजन वाले प्रावधान को हटाने की सिफारिश की थी। NCRWC ने तो यहाँ तक कहा था कि दल बदल करने वाले विधायक को सिर्फ अयोग्य ठहराना काफी नहीं है, उसे सजा भी मिलनी चाहिए। सजा किस तरह की? जैसे कि उसे उस विधायिका के बाकी कार्यकाल या अगले चुनाव तक मंत्री या कोई और लाभ का राजनैतिक पद, जिसे रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट कहते हैं, वो धारण करने से रोक दिया जाना चाहिए। यानी सिर्फ सदस्यता गंवाना नहीं, बल्कि सत्ता का कोई पद पाने से भी वंचित करना। ये तो काफी सख्त सुझाव था। बिल्कुल। और NCRWC ने एक और बड़ी समस्या की ओर ध्यान दिलाया था, वो था केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की बढ़ती संख्या। अच्छा, जंबो कैबिनेट वाली बात। हाँ, वही। दल बदल को रोकने या शायद विधायकों को खुश रखने के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनाए जा रहे थे। तो आयोग ने सिफारिश की कि मंत्रियों की संख्या को सदन की कुल ताकत के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए। शायद शुरू में 10% का सुझाव था। तो इन सब सिफारिशों के आधार पर 91वें संशोधन ने क्या-क्या ठोस बदलाव किए, एक-एक करके बताएं। हाँ, देखिए, 99वें संशोधन अधिनियम 2003 ने मुख्य रूप से 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए। पहला, जैसा हमने बात की, इसने मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया, साइज कैप कर दिया। हाँ, अब केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 15%। और इसी तरह राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। हाँ। छोटे राज्यों के लिए एक न्यूनतम संख्या भी तय की गई, मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री कम से कम होंगे। अच्छा, मिनिमम 12। हाँ, ये बदलाव संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 में किए गए। इसका सीधा मकसद था वो मंत्री पद का लालच देकर दल बदल को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना। समझ गया, मतलब जंबो कैबिनेट का दौर खत्म करने की कोशिश। दूसरा बदलाव क्या था? दूसरा, ये तय किया गया
कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का कोई सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया गया है, वो मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए भी अयोग्य होगा। अच्छा, मंत्री भी नहीं बन सकता। हाँ, और ये अयोग्यता कब तक रहेगी? उस तारीख से लेकर जब तक उसकी मौजूदा विधायकी की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, या फिर जब तक वो दोबारा चुनाव लड़कर जीत नहीं जाता, इनमें से जो भी पहले हो तब तक लागू रहेगी। ये भी अनुच्छेद 75 और 164 में जोड़ा गया। यानी दल बदल की सजा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया। तीसरा प्रावधान दूसरे से ही जुड़ा हुआ है। ऐसा अयोग्य सदस्य न सिर्फ मंत्री पद बल्कि किसी भी लाभ के राजनीतिक पद, रिम्यूनरेटिव पॉलिटिकल पोस्ट को धारण करने के लिए भी अयोग्य होगा। ये लाभ का राजनीतिक पद क्या होता है? इसका मतलब है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई भी ऐसा ऑफिस या पद जिसके लिए वेतन या मानदेय सरकारी खजाने से दिया जाता हो, या फिर किसी सरकारी कंपनी या निकाय के अधीन ऐसा पद जिसका भुगतान वो निकाय करता हो। हाँ, इसमें सिर्फ जो प्रतिपूरक भत्ते होते हैं वो शामिल नहीं है। इसके लिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 361B जोड़ा गया। ठीक है। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव। चौथा और शायद सबसे बड़ा बदलाव, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, वो था 10वीं अनुसूची से उस विभाजन यानी स्प्लिट वाले प्रावधान जो पैरा 3 में था को पूरी तरह हटा देना। वो 1/3 वाला नियम खत्म? बिल्कुल खत्म। यानी 1/3 सदस्यों के अलग होने पर दल बदल से जो छूट मिल जाती थी वो खत्म कर दी गई। अब सिर्फ 2/3 सदस्यों के विलय यानी मर्जर पर ही छूट मिलती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो दल बदल विरोधी कानून 1985 में आया था, राजनीतिक अस्थिरता और अवसरवादिता को रोकने के लिए। इसने सदस्यों की अयोग्यता के कुछ नियम बनाए। हाँ, स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना, विप का उल्लंघन और विलय और पीठासीन अधिकारी के पद को अपराध माना। फैसला करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को दिया, जिसके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि हो तो होलोहन केस के बाद। बिल्कुल। और फिर 2003 के 91वें संशोधन ने इस कानून की जो कमियां दिख रही थीं उन्हें दूर करने की कोशिश की, जैसे मंत्री परिषद का आकार सीमित करके 15% वाला नियम। हाँ, दल बदलुओं को मंत्री या अन्य लाभ के पद पाने से रोककर अनुच्छेद 361B। और सबसे अहम, वो विभाजन के रास्ते दल बदल को पूरी तरह बंद करके। सही है। लेकिन जैसा कि हमारी पूरी चर्चा से साफ है, एक बुनियादी सवाल या कह लें कि एक तनाव, एक टेंशन अब भी बना हुआ है। एक तरफ तो कानून द्वारा लाई गई राजनीतिक स्थिरता और पार्टी अनुशासन की जरूरत है, तो दूसरी तरफ एक चुने हुए प्रतिनिधि की अपनी सोच, अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपने मतदाताओं के प्रति सीधे जवाबदेह होने की स्वतंत्रता है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलें, ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, बिल्कुल। यही इस कानून की सबसे बड़ी पहेली और शायद चुनौती भी है। कानून ने स्थिरता लाने में कुछ हद तक तो भूमिका निभाई है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन इसकी कीमत क्या? विधायकों की अपनी आवाज का दबना है? क्या इसने विधायकों को बस पार्टी हाईकमांड के निर्देशों का पालन करने वाली एक मशीन बना दिया है? इस पर बहस जारी है और शायद हमेशा जारी रहेगी। तो चलिए इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के मन में जरूर छोड़ जाते हैं। दल बदल विरोधी कानून ने भले ही सरकारों को कुछ स्थिरता दी हो, पर क्या इसने हमारे संसदीय लोकतंत्र की उस जीवंतता को, उस वाइब्रेंसी को कहीं कम तो नहीं कर दिया है, जहां सदस्य खुलकर बहस करते थे और कभी-कभी जरूरत पड़ने पर पार्टी लाइन से अलग जाकर भी वोट करते थे? और क्या मौजूदा स्वरूप में ये कानून भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त है, या इसमें और सुधारों की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर सोचिएगा।